चेतन अस्तित्व में हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किए थे। कल क्लास चली थी ना? छोटी क्लास। यस सर। हाँ, बीच में छोटी क्लास थी। फोन आने लगा था, इसी इसी उसके लिए, रिसर्च पेपर के लिए फोन आ रहा था। ठीक है, तो ये जो चली थी ना क्लास उसमें वो दो पॉइंट बताए थे हम लोग। एक तो ये बता रहे थे कि किसी भी निश्चित क्षण में मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि मनुष्य जो है वह नहीं है, जो नहीं है वह है। एक स्टेटमेंट इसकी चर्चा हम लोग किए थे, और दूसरी एक स्टेटमेंट हम लोग चर्चा किए थे कि मनुष्य एक ऐसा खोल है, मतलब एक ऐसा एम्पटी वो है कि वो सदैव ही उसको अपने से भरता रहता है। ये स्टेटमेंट भी आप लोग को एज इट इज पूछा जाता है कभी यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो ये स्टेटमेंट चेतन मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में जीन पॉल सार्त्रे ने दिया है। और आप लोग अगर व्यवहारिक रूप से इसको देखने की भी कोशिश करेंगे और व्यवहारिक रूप से इसको जोड़ेंगे तो आपको भी ये प्रतीत होगा कि ये सारी चीजें ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम एक जो है खालीपन रहता है हमेशा और हम उसको भरने की कोशिश करते हैं। आपको ये लगता है कि अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। जिनके पास ढेर सारा पैसा है फिर भी उनके लिए वैक्यूम बना हुआ है, वो किसी और तरीके से उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो स्पष्ट रूप से ये स्टेटमेंट जो है हम उसको जोड़ पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं अपने आप को, और वो ठीक भी लगता है। और फिर एक तीसरी बात हम लोग कर रहे थे जिसमें हम लोग ने ये स्टेटमेंट पे चर्चा की थी कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री। और इसमें जो चेतना का स्वरूप, जिसको चेतना निषेधों से संरचित है, उसके संदर्भ में उन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश की। अभी हम लोग अलग से चेतना और निषेध भाव वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस हो जाएगा। तो उसी संदर्भ में वो कह रहे होते हैं कि मानवीय अस्तित्व की जो चेतना होती है वह एक कमी की चेतना होती है। तो एज इट इज आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अस्तित्ववादी दार्शनिक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मानवीय अस्तित्व की चेतना एक कमी की चेतना है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जीन पॉल सार्त्रे का है। जीन पॉल सार्त्रे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मानवीय अस्तित्व क्या है? एक कमी की चेतना है। और इस कमी को दूर करने के लिए मानवीय अस्तित्व सदैव क्या कर रहा होता है? निर्णय ले रहा होता है, डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, किसी चीज को एफर्म कर रहा होता है या डिनाई कर रहा होता है, या कभी कभी जो है वह इस कमी को दूर करने के लिए चीजों को आगे टाल भी रहा होता है। तो हर एक परिस्थिति में, चाहे वह एफर्म कर रहा हो, डिनाई कर रहा हो, टाल कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, वह कोई निर्णय ले रहा होता है। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व की चेतना का स्वरूप ही इस प्रकार है कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री। मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए अक्षक्त है। मैन इज बाउंड टू बी फ्री। और जैसा स्टार्टिंग में भी हम लोग स्पष्ट किए थे कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने के पीछे एक महत्वपूर्ण आधार यह भी था कि जो भी अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं वह स्वतंत्रता के, मानवीय स्वतंत्रता के जो है, जिसको कहते हैं ना, इंटेंस पोषक होते हैं, इंटेंस पोषक होते हैं। मानवीय स्वतंत्रता में ये विश्वास रखते हैं। और इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर ले तो मानवीय अस्तित्व का हर एक पक्ष पूर्व निर्धारित हो जाएगा और मानवीय अस्तित्व नियतिवाद से जकड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। इस सेंस में वो कहते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर ये व्याख्यायित कर रहे होते हैं कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री। इसका क्या अभिप्राय है? यानी हर एक परिस्थिति में मानवीय अस्तित्व को निर्णय लेना ही पड़ता है। तो वह फ्री है, मैन इज बाउंड टू बी फ्री। वह फ्री है चेतन निर्णय के लिए, चाहे अफर्म करेगा, डिनाई, लेकिन वो कर क्यों रहा होता है? अगर इसकी भी अवधारणा आप समझने की कोशिश करेंगे कि मानवीय अस्तित्व यह कर क्यों रहा होता है, क्यों अफर्म कर रहा होता है, क्यों डिनाई कर रहा होता है, तो इसके पीछे की अवधारणा समझने के लिए आपको चेतना की अवधारणा को समझना पड़ेगा। और जिस चेतना की अवधारणा को जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि एक कमी की चेतना होती है, एक वैक्यूम होता है, एक कमी होती है, उस कमी को दूर करने के लिए ही मानवीय अस्तित्व
निरंतर चेतन निर्णय ले रहा होता है, वह किसी चीज को एफर्म कर रहा होता है, किसी चीज को डिनाई कर रहा होता है और या किसी चीज को टाल रहा होता है, और इन सभी संदर्भों में वह निर्णय लेने के लिए बाउंड होता है। इसी सेंस में उन्होंने कहा मैन इज बाउंड टू बी फ्री। तो महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं आप लोग की, हर एक स्टेटमेंट के पीछे की अवधारणा आपको स्पष्ट होती है। इसलिए दर्शन को पढ़ने का यही तरीका है कि जो कुछ भी कहा जाए उसके पीछे की अवधारणा आपको स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी चीज को याद कर लेने से केवल नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि इसको याद कर लो, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उसको याद कर लो, एक्स वाई जेड कर लो और फिर वहां पे जाके टिक मार दो, गोला भर दो, काम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग दर्शन नहीं पढ़ सकते, दर्शन को के साथ न्याय नहीं कर सकते, खुद के साथ भी न्याय नहीं कर सकते, ना तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि हर एक चीज के पीछे की अवधारणा को समझने का प्रयास किया जाए, और यही प्रयास निरंतर हम अपने क्लासरूम के माध्यम से आपके समक्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दो बिंदुओं को स्पष्ट कर देने के बाद हम एक तीसरे बिंदु को स्पष्ट करेंगे। हम सत्ता के आयाम टॉपिक पे हैं। जहां तक हमें पता है कि जीन पॉल सार्त्र ने जो सत्ता के 3 आयामों की चर्चा की, उसमें अचेतन सत्ता और चेतन सत्ता, इन दो की चर्चा हो गई। और तीसरी सत्ता जिसकी वो चर्चा करते हैं, सत्ता के आयाम की चर्चा करते हैं, जिसे वो कहते हैं बीइंग फॉर अदर्स, जिसको हम लोग कहते हैं अन्य की सत्ता। तो बीइंग फॉर अदर्स की अवधारणा के संदर्भ में जीन पॉल सार्त्र क्या कहते हैं और कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को घेरते हैं, उसका विश्लेषण विवेचन करते हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली तो चीज ये जो आपकी सेकेंडरी बुक्स में भी बीके लाल वगैरह में एज इट इज दी हुई है, और जो भी हम यहाँ अवधारणा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस अन्य की सत्ता संबंधित टॉपिक के संदर्भ में, तो जीन पॉल सार्त्र स्पष्ट करते हैं कि जो अन्य की सत्ता है वह मानवीय अस्तित्व पर दो प्रकार से प्रभाव डाल रही होती है। जो महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, किताबों के माध्यम से नोट कर लीजिएगा, और हमारा जो ये क्लास है इसको सुन के भी आप इसको दोबारा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अन्य की सत्ता जो है वह मानवीय अस्तित्व पर दो प्रकार से प्रभाव डाल रही होती है। किस प्रकार से प्रभाव डाल रही होती है? पहला तो यह प्रभाव होता है कि हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार से हम जगत को विषय के रूप में देख रहे हैं, जिस प्रकार हम यानी मेरा मानवीय अस्तित्व, मेरा जो अस्तित्व है, अस्तित्ववान चेतना है, वह इस जगत को देख रहा है। अन्य की सत्ता इस बात का हमें भान कराती है, इस बात का हमें एहसास कराती है कि कुछ अन्य सत्ताएं भी हैं जो हमें देख रही हैं, जो इस जगत को देख रही हैं। यानी हम ही केवल इस जगत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि कुछ अन्य सत्ताएं भी हैं जो इस जगत को देख रही हैं। इस चीज का एहसास कराता है, इस चीज को हमको जो है फील कराता है। ये अन्य की सत्ता का जो प्रभाव पड़ रहा होता है भारतीय अस्तित्व पे, तो इससे होता क्या है, इसको एक इस सेंटेंस के द्वारा डिफाइन किया है जीन पॉल सार्त्र ने कि यह जो प्रक्रिया घर परिघटित हो रही होती है, यह एक प्रकार से मानवीय अस्तित्व के ऊपर एक आघात की तरफ। तो ये एक महत्वपूर्ण संदर्भ है जो आप लोग के नेट जेआरएफ में एज इट इज पूछा जा सकता है। आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि जीन पॉल सार्त्र जो है अन्य की सत्ता के संदर्भ में किस प्रकार से जीन पॉल सार्त्र, इस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन कि जीन पॉल सार्त्र अन्य की सत्ता के मानवीय अस्तित्व पर प्रभाव के रूप में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार कर रहे होते हैं। 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक दे दे मानवीय स्वतंत्रता पे आघात, तो आप इसको चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य की सत्ता के मानवीय अस्तित्व पे प्रभाव के रूप में इसको वह स्वीकार कर रहे होते हैं। मानवीय स्वतंत्रता पे आघात को वह एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वह स्वीकार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको टिक कर दोगे, इसको गोला भर दोगे। इसलिए भर दोगे, इसके पीछे की अवधारणा क्या है।
क्यों आप ऐसा एक्सेप्ट कर दोगे? देखिए इसके पीछे की अवधारणा आपको स्पष्ट की गई कि जिस प्रकार से मानवीय अस्तित्व इस जगत को देख रहा होता है, हमारा अस्तित्व इस जगत को देख रहा होता है, हमारा चेतन अस्तित्व इस जगत को देख रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से हमें अन्य की सत्ता से इस बात का एहसास होता है, इस बात का भान होता है कि कुछ अन्य सत्ताएं भी हैं जो इस जगत को देख रही हैं। तो इस जगत को देख रही तो स्पष्ट होता है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता क्या है? अनलिमिटेड नहीं है। यानी जो हमारी मानवीय स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि इस स्वतंत्रता का प्रभाव जो है, प्रवाह जिसको कहते हैं, जिसको फ्लो कहते हैं अंग्रेजी में, कि मानवीय स्वतंत्रता का यह जो फ्लो है, प्रवाह है, यह जो है सहज नहीं है, ये एकदम अनलिमिटेड नहीं है, बिल्कुल उन्मुक्त नहीं है, बल्कि अन्य सत्ताएं भी हैं, उनकी भी स्वतंत्रता का प्रभाव है, तो उनकी भी स्वतंत्रता का प्रवाह है, उनकी भी स्वतंत्रता का फ्लो है। इसलिए वह हमारी स्वतंत्रता को इस सेंस में लिमिटेड कर रही होती है, और इसी सेंस में ये अवधारणा स्टेटमेंट वो देते हैं कि यह मानवीय स्वतंत्रता पे एक आघात की तरह होता है। दूसरा क्या होता है कि अन्य की सत्ता का मानवीय अस्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ रहा होता है, कि इसको स्पष्ट करते हुए जीन पॉल सार्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अन्य को देख रहा हूं, इस बात की अवगति में यह अनुभूति भी निहित होती है कि अन्य को भी मेरी अनुभूति देखिए दो तरीके से वो स्पष्ट कर रहे हैं। पहला, जब वो कह रहे हैं कि मानवीय स्वतंत्रता पे आघात, तो वो कह रहे हैं कि जिस जगत को मैं विषय के रूप में देख रहा हूँ, वह केवल मेरी चेतना का विषय नहीं है, बल्कि अन्य की चेतना का विषय भी है। और इस आधार पर क्या होता है, यह अनुभूति मानवीय स्वतंत्रता पर एक आघात की तरह, यह जो है मानवीय स्वतंत्रता पे एक आघात की तरह होती है। तो इसको स्पष्ट किया। इसके बाद वह कह रहे होते हैं कि जिस प्रकार मैं अन्य को देख रहा होता हूँ, अन्य जो है मेरे लिए एक विषय के रूप में होता है, उसी प्रकार जो है अन्य भी मुझे देख रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव का जो शुद्ध विषयी रूप है, जिसको हम कहते हैं ट्रू सब्जेक्टिव सेंस में जो मानवीय अस्तित्व का स्वरूप होता है, वह खंडित हो जाता है। इसलिए क्योंकि मनुष्य शुद्ध विषयी नहीं रह जाता, अन्य के लिए वह विषय के रूप में भी प्रस्तुत होता है। तो दो प्रकार से अन्य की सत्ता मानवीय अस्तित्व पे प्रभाव डाल रही होती है। अगर आपको कोड बना के ये पूछते और दो ऑप्शन आपको ये दिया रहे, मानवीय स्वतंत्रता पर आघात और मानव का शुद्ध विषयी रूप खंडित होता है, तो इन दोनों ऑप्शन से संबंधित कोड को आप एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, और इसको आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लासेस मेरे समझ से ये तीसरी क्लासेस होने जा रही है जीन पॉल सार्त्र के ऊपर, और पहले भी पढ़ाया जा चुका है। जो लोग नए हैं उनके लिए नया है, बाकी लोग तो पढ़ चुके हैं, उनका दोहराव ही हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो अब जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, कि चेतना और निषेध भाव, कॉन्शसनेस एंड नथिंगनेस को उन्होंने डिफाइन किया है। मानवीय अस्तित्व की चेतना का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है, और इस संदर्भ में वह कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं, और उन बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से बिंदु हैं। और यहीं पर डेकार्ट के कॉग्निटिव इर्बो सुम की आलोचना भी की जाती है। उस आलोचना को भी हम लोग देख लेंगे एक सरसरी निगाह से, कि वो आलोचना किस सेंस में कर रहे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बहुत सारा डिस्कशन करते हुए ये स्पष्ट हो चुका है कि मानवीय अस्तित्व की चेतना क्या है, निषेधों से संरक्षित होती है। मानवीय अस्तित्व की चेतना क्या है, एक कमी की चेतना है, यह निषेधों से संरक्षित होती है, और इसी निषेध भाव की व्याख्या के संदर्भ में वह तीन बिंदुओं का स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं। जीन पॉल सार्त्र इसी निषेध भाव की व्याख्या के संदर्भ में तीन बिंदुओं की का स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं, जो आप लोग के सेकेंडरी बुक्स में भी दिया है, और आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एज इट इज आप लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है। पहला, वह निषेध भाव की स्पष्टीकरण में एक बिंदु को स्पष्ट करते हैं, जिसे वो कहते हैं कमी या अभाव की चेतना। जैसे वो कहते हैं चेतना एक कमी है, अब मानवीय अस्तित्व उस कमी को दूर करने के लिए निरंतर चेतन निर्णय ले रहा होता है, एफर्म डिनाई कर रहा होता है, या निर्णयों को पोस्टपोन कर रहा होता है।
और इसी सेंस में निकलता है कि मैन इज बाउंड टू बी फ्री, मनुष्य स्वतंत्र रहने के लिए आवश्यक है। तो एक तो वो स्पष्ट करते हैं यहाँ कमी या अभाव की चेतना निषेध भाव के स्पष्टीकरण में। दूसरे बिंदु को वो स्पष्ट करते हैं जिसको निषेधिता कहते हैं। और तीसरे बिंदु के रूप में वह स्पष्ट करते हैं जिसे शून्यता की, जिसे शून्यता की अनुभूति, जिसे शून्यता की अनुभूति कहते, जिसे शून्यता की अनुभूति कहते हैं। तो यह तीन बिंदुओं को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निषेध भाव की व्याख्या के संदर्भ में वह इन तीन बिंदुओं को स्पष्ट कर रहे होते हैं, कमी या अभाव की चेतना, निषेधिता और शून्यता की अनुभूति। यह इन तीन बिंदुओं को स्पष्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कमी या अभाव की चेतना, निषेधिता, शून्यता की अनुभूति। अब पहला स्पष्टीकरण हम लोग कर लेते हैं कि कमी या अभाव की चेतना का अभिप्राय क्या है, यह किस रूप में इसकी अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसको जीन पॉल सार्त्र कहते हैं कि जो कह रहे होते हैं कि चेतना एक कमी की चेतना है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि चेतना को जिन विषयों की चेतना होती है उन विषयों के साथ चेतना की एक दूरी होती है। जैसे चेतना को, जैसे हमने स्पष्ट किया कि ये सभी लोग जो है ब्रेंटानो के विषयापेक्षी सिद्धांत कॉन्शसनेस के संदर्भ में एक दार्शनिक हुए थे। ब्रेंटानो, ब्रेंटानो से ही प्रभावित थे हुसरल। जो फेनोमेनोलॉजी जो आप लोग के एमए फोर्थ सेमेस्टर में सिलेबस में है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं इस समय, अभी अस्तित्ववाद चल रहा है, वहां पे सोरेन किरकेगार चल रहा है और अस्तित्ववाद के बाद हम फेनोमेनोलॉजी पढ़ाएंगे। तो इसमें हुसरल जो है प्रभावित होते हैं ब्रेंटानो के विषयापेक्षी सिद्धांत से। विषयापेक्षी सिद्धांत कहता है कि चेतना को सदैव किसी विषय की अपेक्षा होती है। तो इसी विषयापेक्षी सिद्धांत से यह जो अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं यह भी प्रभावित है। तो इसी सेंस में वो कमी या अभाव की चेतना को स्पष्ट कर रहे होते हैं कि जो चेतना है सदैव उसे किसी विषय की चेतना होती है। चेतना को सदैव किसी विषय की चेतना होती है, लेकिन चेतना क्या करती है कि स्वयं को उस विषय के साथ एक डिस्टेंस बना लेती है, पृथक कर लेती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि यह जो पृथकता है वह एक प्रकार की कमी हो जाती है, एक प्रकार का वैक्यूम बन जाता है। तो इसी सेंस में वो कहते हैं कि कमी या अभाव की चेतना। इसी सेंस में निषेध भाव को वह एक सेंस में व्याख्यायित कर लेते हैं कि चेतना चेतना के विषय से स्वयं को पृथक करती है। चेतना स्वयं को चेतना के विषय से पृथक कर लेती है और इनके बीच एक डिस्टेंस बन जाता है, एक कमी बन जाती है। इसी को चेतना कमी या अभाव की चेतना के रूप में स्पष्ट करता है, अभाव के रूप में स्पष्ट करता है, अभाव के रूप में स्पष्ट करता है। और हम इसे ही जो है निषेध भाव की व्याख्या में एक बिंदु के रूप में ले रहे होते हैं। पहला नंबर। दूसरा वह कहते हैं निषेधिता। निषेधिता के रूप में भी निषेध भाव को स्पष्ट कर रहे होते हैं। और आप लोग को जैसे अगर हम स्मरण के लिए कहें तो ये निषेधिता वर्ड एक जगह और आया है। कोई बता सकता है क्लासरूम में क्या कि ये एक निषेधिता प्रणाम निषेधिता वर्ड कहाँ आया है? एक बार और आया है इसी जीन पॉल सार्त्र को पढ़ने में। ये निषेधिता जो है एक जगह और आया है। जब हम लोग सत्ता के आयाम पढ़ रहे थे तो सत्ता के आयाम में जब हम लोग अचेतन सत्ता पढ़ रहे थे तो अचेतन सत्ता के एक लक्षण के रूप में निषेधिता निहिलेशन भी बताया गया। आया स्मरण में आप लोग को? ठीक है, बताया गया था ना कि क्या करता है कि जब कोई अचेतन सत्ता होती है और वह चेतन सत्ता के अनुरूप, चेतन सत्ता अपने आवश्यकता के अनुरूप, अपनी जरूरतों के अनुरूप उस अचेतन सत्ता की संभावना को अपने अनुरूप ढालता है और फिर जब उसकी आवश्यकता बदल जाती है और पुनः उसे एक दूसरे स्वरूप में ढाल रहा होता है तो अचेतन सत्ता क्या करती है कि अपने पूर्व स्वरूप को निषेधित करती रहती है। तो इसी सेंस में निषेधिता शब्द आया था, निहिलेशन शब्द आया था। एग्जाम्पल क्या दिए थे कि जैसे लिखते समय आप पेन से लिख रहे हो और अचानक इरिटेट हुए, कोई किसी से, छोटे भाई से किसी से झगड़ा होने लगा और आपने वो पेन चला के उसको मार दिया।
स्पष्ट हो गया कि अभी तो आप लिख रहे थे तो वह अचेतन सत्ता थी, उसका एक प्रयोग कर रहे थे ना आप लिखने के रूप में, लेकिन जब आपने उठा के मार दिया तो